इस सेशन में हम देखेंगे शेपिंग में नेक्स्ट टूल के बारे में जो इंटरसेक्ट के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। यदि आप इन दोनों इमेजेस में से कॉमन एरिया जो इन दोनों का ओवरलैप्ड एरिया है उसको रखना चाहते हैं तो फिर आप इंटरसेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे सर्कल यहाँ रख देता हूँ, इस रेक्टेंगुलर के ऊपर सिलेक्ट कर लेता हूँ सर्कल को, इंटरसेक्ट विद मुझे टारगेट ऑब्जेक्ट बताना है जो मेरे पास यहाँ पे रेक्टेंगुलर है, क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे केवल वही एरिया बचा है जो एरिया सर्कल ने रेक्टेंगुलर का कवर किया था, बाकी सारा एरिया यहाँ से हट गया है। मैं यहाँ से इसे Ctrl+Z कर लेता हूँ। मैं चाहूँ तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को बनाए रख सकता हूँ। ऐसे केस में मैं इन्हें दोनों ऑप्शंस को चेक कर लूंगा, इंटरसेक्ट विद और यहाँ टारगेट ऑब्जेक्ट। तो देखेंगे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल है और जो इंटरसेक्टेड ऑब्जेक्ट है वो भी अवेलेबल है। मैं इन सब किए गए चेंजेस को इस तरह से लाइन में लगा देता हूँ ताकि मेरे पास सारी चीज़ें याद रहे और हमें रहे कि हमने कौन कौन सी चीज़ों को बदला है। तो इस प्रकार इंटरसेक्ट कमांड का हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास यहाँ सिंप्लीफाई के रूप में उपलब्ध है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगुलर है और नीचे की तरफ सर्कल दिया गया है। यदि मैं यहाँ से सिंप्लीफाई का प्रयोग करूँ तो सिंप्लीफाई से मैं ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की शेप में नीचे वाले ऑब्जेक्ट से कटआउट कर सकता हूँ। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि जो ऑब्जेक्ट सबसे पहले सेलेक्ट करूंगा वो मेरे पास बना रहेगा और नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है उसमें कटिंग हो जाएगी। आइए देखते हैं किस प्रकार से। इसमें मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे कर देता हूँ। यहाँ से मैं सिंप्लीफाई सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ हमें दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। जब आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ये निर्भर करेगा ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन पे कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो कट आउट होगा। आप जिसको पहले सिलेक्ट करेंगे उस शेप में कटिंग होगी और जिसको आप बाद में सिलेक्ट करेंगे उसको काटा जाएगा। जैसे हमने यहाँ सर्कल सिलेक्ट किया हुआ है तो सर्कल की शेप में तो कटिंग होगी। और यदि मैं शिफ्ट प्रेस करके दूसरा ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि रेक्टेंगुलर को बाद में सिलेक्ट किया है तो रेक्टेंगुलर में से कटिंग होगी। आइए देखते हैं किस प्रकार से इसे अप्लाई करें। अब आपके पास नीचे की तरफ यदि देखें तो आपके पास जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है उसमें सिंप्लीफिकेशन कर दी गई है, अर्थात उसे कट आउट कर दिया गया है। इसमें ऊपर वाला ऑब्जेक्ट एज इट इज बना हुआ है जबकि नीचे वाला ऑब्जेक्ट जो है वो कट आउट हुआ है। यदि मैं इसे रिवर्स प्रोसेस में फॉलो करूँ, इसके लिए मैं फिर से यहाँ से एक रेक्टेंगुलर शेप पिक कर लेता हूँ और क्योंकि ये शेप हमें यूज़ करनी है बार बार तो इसे मैं इधर ले जाता हूँ और ये जो शेप है हमारे पास रिजल्ट है सिंप्लीफाई का, तो इसे मैं यहाँ पे ऑर्डर में लगा देता हूँ। अब हम इसमें रिवर्स ऑर्डर की बात करेंगे। इसमें अब की बार मैं सबसे पहले रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट करूंगा, लेकिन इसमें देखिए मैंने यहाँ पे अभी इसको नीचे कर दिया है, लेकिन शिफ्ट के साथ पेज अप करेंगे तो ये सर्कल ऊपर आ जाएगा। अब की बार सबसे पहले सिलेक्ट करता हूँ मैं रेक्टेंगुलर को, शिफ्ट प्रेस करके रखता हूँ और साथ में सर्कल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ आप देखेंगे कटिंग बिल्कुल सेम है, अर्थात यदि आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आउटपुट बिल्कुल सेम रहता है। जो ऑब्जेक्ट ऊपर रहता है उसी के हिसाब से कटिंग की जाती है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के रूप में और देख लेते हैं हम यहाँ पे। मैं इसको यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। अब की बार मैं सर्कल को नीचे ले जाता हूँ। शिफ्ट पेज डाउन कमांड का प्रयोग करें, जो ऑब्जेक्ट ऊपर है वो ऑर्डर में नीचे चला जाएगा। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले रेक्टेंगुलर को, शिफ्ट प्रेस करके मैं सर्कल भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। अब यदि आप देखें तो सर्कल को कटआउट किया गया है क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ऊपर था उसके अकॉर्डिंग कटिंग की जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और साथ में इंटरसेक्शन कमांड का प्रयोग कर सकते हैं डिफरेंट टाइप की शेप्स को क्रिएट करने के लिए। धन्यवाद।